Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Learn English with me. So friends, in this video we will discuss what is the grammar and why we use the grammar. व्याकरण क्या होता है, हम व्याकरण का उपयोग क्यों करते हैं. So first we will learn what is the definition of grammar. ग्रामर की डेफिनेशन क्या है. ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल that determine how words are arranged in a sentence in any language is called grammar. व्याकरण नियमों का समूह है जो निर्धारित करता है किसी भाषा में शब्दों को वाक्य में कैसे व्यवस्थित किया जाना है. मतलब कि हम व्याकरण का उपयोग करके किसी भी वाक्य को बना सकते हैं जिसमें शब्दों को कैसे रखना है. यह हमें व्याकरण बताता है जिससे एक पूरी लैंग्वेज बनती है. यदि दोस्तों हम इस वाक्य में शब्दों को आगे पीछे रखते हैं, शब्दों को आगे पीछे रखने से पूरा हमारा जो सेंटेंस है वो बिगड़ जाता है और हमारा लैंग्वेज नहीं बनती है. तो इसके लिए हम ग्रामर का रूल को फॉलो करते हैं. एज यू कैन सी देयर आर सम वर्ड्स. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैं आगे आपको वर्ड्स दिखाऊंगा. इफ वी यूज दिस वर्ड्स एंड अरेंज ऑल ऑफ दिस वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स इट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग. अगर हम इन वर्डों को उठाते हैं और अरेंज करके प्रॉपर रूप से ग्रामर के रूल के हिसाब से रखते हैं तो इनका एक सही मतलब निकलता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी. इधर पे हमने इस सेंटेंस में शब्दों को अरेंज करके रखा है स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के रूल को फॉलो करते हुए, जिससे इसका मतलब निकलता है कि हम पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं. इधर वी को हमने पहले रखा है जिसका मतलब है हम. आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि समय के बारे में बता रहा है. गोइंग है जाने के लिए कि जा रहे हैं. टू स्कूल यानी स्कूल, फॉर स्टडी पढ़ने के लिए. तो इधर हमने इस इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया. इसी तरह हम हिंदी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स. जैसा कि हम के लिए लिखेंगे वी, और जा रहे हैं के लिए आर गोइंग, और स्कूल के लिए टू स्कूल फॉर स्टडी हम पढ़ने के लिए रख देंगे. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है. अब इसमें कैसे किसको पहले रखना है, कौन सा वर्ड्स पहले रखना है और क्यों रखना है, इसके लिए मैं आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और कौन से चीज को पहले रखते हैं, इसको कैसे पहचानना है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा. तो आगे देखते हैं दोस्तों. इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे लिखा वी गोइंग आर स्कूल फॉर स्टडी. तो इधर पे मैंने सेंटेंस में शब्दों को आगे पीछे कर दिया जिसके कारण इसमें इस शब्द का कोई भी मतलब नहीं निकलता है. इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली. अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी सही सही पढ़, लिख और बोल सकते हैं. मतलब कि उसका दोस्तों हम ग्रामर का उपयोग एक कला के रूप में करते हैं जिससे कि हम इंग्लिश को पढ़, बोल और समझ सकें. अगर हम ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो शब्दों को आगे पीछे रखने से उनका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द सेंटेंस एंड हाउ वी अप्लाई ग्रामर रूल इन दिस सेंटेंस. तो अब हम चर्चा करेंगे कि वाक्य क्या होते हैं और हम इन वाक्यों में व्याकरण के नियमों को कैसे लागू करते हैं. व्हाट इज द सेंटेंस. तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों सेंटेंस होता क्या है. A sentence, a systematic group of words which give us complete sense is called sentence. तो शब्द एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है. जैसा कि he is playing guitar. ये शब्दों को हमने अरेंज करके ग्रामर के रूल के हिसाब से रखा है जिसका मतलब निकल रहा है वह गिटार बजा रहा है. और यदि हम इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम रखेंगे तो उसका पूरा सही मतलब निकलेगा. जैसे वह के लिए हमने ही लिख दिया, बजा रहा है के लिए इस प्लेइंग लिख दिया और गिटार के लिए गिटार ही लिख दिया. अब हम अगर वह के लिए ही लिख दें और गिटार बजा रहा है के लिए गिटार पहले लिख दें, प्लेइंग इज बाद में लिख दें तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों. देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन सेंटेंस. सेंटेंस में 5 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनको हमें ग्रामर के रूल के हिसाब से आगे पीछे रखना होता है, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. तो कंप्लीमेंट क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. पहला होता है दोस्तों सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कंप्लीमेंट और पांचवा होता है एडवर्बियल. इनका यूज हम कैसे करते हैं तो आगे सेंटेंस के हिसाब से हम देखते हैं दोस्तों. जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, वी प्ले क्रिकेट डेली फॉर फन. हम मनोरंजन के लिए रोजाना क्रिकेट खेलते हैं. इधर पे हमने सब्जेक्ट को पहले लिया है जो कि वी है
और प्ले हमारा वर्ब है जिसको हमने उसके बाद लिया है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और डेली फॉर फन हमारा कंप्लीमेंट और एडवर्बियल है जिसका हम यूज करके सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से रख दिए हैं। अब इधर पे हम यदि आगे पीछे कर दें शब्दों को तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, जैसा कि प्ले, वी, डेली, फॉर, क्रिकेट, फन। तो इधर पे हमने दोस्तों आगे पीछे कर दिया शब्दों को, ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं किया, तो इसका अलग ही मतलब निकल रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ग्रामर रूल्स फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आगे हम देखते हैं ग्रामर रूल फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को यदि ग्रामर के रूल के हिसाब से फॉलो करते हैं तो आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, वी बाय वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट फॉर आवर डिनर, हम अपने खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदते हैं। वी यानी दोस्तों होता है हम, और बाय यानी खरीदना, वेजिटेबल्स यानी सब्जी, फ्रॉम यानी से, मार्केट यानी बाजार, फॉर आवर डिनर, फॉर यानी के लिए, आवर यानी हमारे, और डिनर यानी भोजन, तो हमारे डिनर के लिए, हमारे भोजन के लिए हम डेली सब्जियां खरीदते हैं। इधर पे दोस्तों हमने पहले सब्जेक्ट को रखा है जो कि वी है, फिर वर्ब को रखा है जो कि बाई है, ऑब्जेक्ट को रखा है फिर उसके बाद जो कि वेजिटेबल्स है, फॉर मार्केट ये अपना कंप्लीमेंट, फॉर आवर डिनर ये एडवर्बियल है। तो इधर पे दोस्तों हमने सबको एक स्टेप बाय स्टेप अरेंज करके ग्रामर के रूल के हिसाब से रखा है जिसके कारण उसका मतलब निकल रहा है। इसी तरह हम हिंदी के शब्दों को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर का यही रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल। जैसा कि हमने पहले हम के लिए रखा है वी, अपने खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, तो पहले हमने खरीदने के लिए लिखा है बाई, और फिर उसके बाद सब्जियों के लिए वेजिटेबल, फ्रॉम मार्केट हमने बाजार के लिए, और आवर डिनर हमने सब अपने खाने के लिए रखा है। तो यहाँ पे हम दोस्तों हिंदी में भी हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को पहचानना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कंप्लीमेंट है। इसके बाद ही हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका अर्थ निकाल सकते हैं या उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि हम इसमें आगे पीछे कर दें, सब्जेक्ट को आगे, वर्ब को पीछे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे, तो इससे हमारा सेंटेंस दोस्तों नहीं बन पाता है और हम किसी भी हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकते और ना ही इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं दोस्तों लिख दूं बाय वी वेजिटेबल्स मार्केट फ्रॉम आवर डिनर, तो इधर हमारे शब्दों का मीनिंग तो सही है, हर एक शब्द का सही सही अर्थ निकल रहा है। बाय यानी खरीदना होता है, वी यानी हम होता है, वेजिटेबल्स यानी सब्जी होता है, मार्केट यानी बाजार, फ्रॉम यानी से, फॉर आवर डिनर यानी हमारे खाने के लिए। तो दोस्तों इधर पे शब्दों का मतलब तो सही है लेकिन उसको आगे पीछे रखने के कारण इसका इंग्लिश में कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो इसी तरह हमारे दोस्तों और भी सेंटेंस है जैसे कि ही प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे आप एक छोटा सेंटेंस देख सकते हैं जिसमें भी ग्रामर का रूल फॉलो हो रहा है। पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है, फिर वर्ब को रखा है, फिर ऑब्जेक्ट को रखा है। यदि हम इसको आगे पीछे कर दें, पहले हम प्ले रख दें, फिर ही रख दें, फिर फुटबॉल रख दें, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। तो ही प्लेस फुटबॉल मतलब वह फुटबॉल खेलता है, वह के लिए ही लगा हुआ है, फुटबॉल के लिए फुटबॉल और खेलता है के लिए प्लेस। तो इधर पे हमने देखा पहले सब्जेक्ट, वह हमारा सब्जेक्ट है तो हमने पहले उसको रखा, फिर खेलता हमारा वर्ब है तो हमने उसको बाद में रखा, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने सबसे लास्ट में रखा। इसी तरह यू आर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हैं, इसमें हमने आप के लिए पहले यू रखा, फिर आर ईटिंग हमने खा रहे हैं के लिए जो कि वर्ब है हमारा और हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए रखा, और फूड हमने लास्ट में रखा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है खाना। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आगे इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा। मैं उसमें आपको पूरी डिटेल में आपको ग्रामर कैसे यूज करते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे शब्दों को पहचानते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है और कैसे समझी जाती है, ये सभी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और मैं साथ ही आपके लिए कहानियाँ लाता हूँ जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो सके और आप बहुत जल्द ही इंग्लिश ऐसे करके सीख सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए ग्रामर और इंग्लिश स्टोरी ऐसे ही लाता रहूँगा ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो, साथ ही साथ आप ग्रामर के नियम भी सीखते जाएँ और आप इंग्लिश ऐसे करके सीख जाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।